दोस्तों नमस्कार। अक्सर कई ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवाते रहते हैं जो व्यक्ति समाज में इस तरह से काम कर रहे हैं, समाज को ऊपर उठाने के लिए, देश को ऊपर उठाने के लिए, यहाँ तक कि विदेशों में भी वो जाते हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में आप सुनेंगे। कुछ लोग तो ज़्यादातर लोग जानते हैं इनको। इंद्रप्रीत जी हैं हमारे साथ। इनका संस्था ये चलाते हैं ग्लोबल मिडास, और ग्लोबल मिडास के माध्यम से पूरे देश में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी काम हो रहा है। और ग्लोबल मिडास काफ़ी सालों से काम कर रहा है समाज में। हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। सर, मेरा सवाल सबसे पहले ये है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ग्लोबल मिडास, पहला सवाल ये है कि ग्लोबल मिडास किन किन मुद्दों पर काम करता आ रहा है और कब से काम कर रहा है? देखिए, पहले हमारे जितने भी सारे लोग थे ना, वो पिछले 10 सालों से अपने अपने इंडिविजुअल लेवल में समाज की बेहतरी के लिए काम करते थे। बट कोरोना के बाद सब लोगों ने सोचा कि एक क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन बना के सरबत्ता भला और चढ़ती कला की नींव के ऊपर सबकी सेवा करी जाए। तो उसकी नींव रखते हुए फिर हमने ग्लोबल मिडास बनाई। तो इसके अंदर हमने हर वर्ग और हर पहलू पे दिल्ली और पंजाब से शुरू करके अब पूरे देश भर में सेवाएं दे रहे हैं। सिख समुदाय को मैंने देखा है कि चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे सड़कों पर हो, लंगर वितरण करने का काम हो या तमाम चीज़ें हैं, वो लगातार करते आ रहे हैं सेवा का काम। ग्लोबल मिडास मतलब किस किस तरीके की सेवा देता है? देखिए, लंगर सेवा से शुरू करें तो सबसे पहले हमने नींव रखी इसकी दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने, जो कि कोरोना तब ख़त्म ही हुआ था जब ये संस्था की नींव रखी गई, तो तब सबसे पहले हम लोगों ने जो रखा वो ये करा कि भाई सिक्खी प्रचार और प्रसार, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए वो था। तो हमने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बुलाया 5 साल से 25 साल के लिए, और उनको बोला कि आप जो भी कर सकते हैं वो करें। तो जब ऐसे गुरुद्वारों में आके उन बच्चों ने किया तो उनकी चीज़ को हमने दुनिया तक पहुँचाया। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि बड़े सारे ऐसे फैमिली जो कोरोना के बाद अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते थे, उनको देश और विदेश में से फीसों का सपोर्ट आने लग गया, और जो बच्चे अपने गुरु घर से दूर हो गए थे वो जुड़ने लग गए। फिर दूसरा हमने उससे बाद शुरू करा है हेल्थ केयर लंगर सेवा। तो हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर हमने पिछले 4 सालों के अंदर करीबन 150 से ज़्यादा हेल्थ कैम्प लगाए हैं। इसमें हम अलग अलग एरियाज़ में जाके हेल्थ कैम्प लगाते थे। जो सीनियर सिटीज़न कोरोना के बाद बाहर नहीं जाना चाहते थे और उनको डर लगता था, तो वहीं पे हमने RWO के साथ मिलके उन्हीं के एरियाज़ में लगाया। तो वहाँ पे फ्री में डॉक्टर जाके चेकअप भी करता था, दवाइयाँ भी देता था, उसके बाद आई के भी चेकअप करते थे। और जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में डायग्नोस्टिक का माफिया चलता है, वहाँ पर हम लोगों ने उनको आधे रेटों के ऊपर टाई अप करके ऐसे डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी दी। तो कैंप लगाना, फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करना, और उस तरीके से आगे डायग्नोस्टिक में सपोर्ट करना। तो ऐसे करते हुए ये हेल्थ केयर लंगर सेवा चली, जिसका 80,000 से 1 लाख लोग आज तक फ़ायदा पूरे देश भर में उठा चुके हैं। विदेशों की अगर बात करें तो विदेशों का दौरा आपका लगता रहता है, क्या ग्लोबल मिडास विदेशों में भी कार्यरत है? विदेशों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेशों में दोनों तरफ से काम होता है। एक, जब विदेश से कोई यहाँ आता है और किसी चीज़ की उसको सहयोग चाहिए होता है, तो हमारा एक NRI असिस्टेंट सेल है। और ये जो असिस्टेंट सेल है ये सिर्फ सिखों और पंजाबियों के लिए नहीं है। अगर कोई तमिलनाडु से भी आ रहा है और उसको कोई परेशानी है, चाहे वो तमिल भी हो, तब भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो उसमें रहता है कि जब कोई बाहर से आता है और यहाँ उसको कुछ हेल्प चाहिए होती है, जैसे कोई मेडिकल टाई अप करवाना है, कहीं ट्रीटमेंट करवानी है, या पुलिस प्रशासन का है, तो वो हेल्प हो जाती है। और दूसरी हमारी, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक हमारे बुजुर्ग थे, उनका हमें रात को 11 बजे यहाँ दिल्ली में फ़ोन आया कि उनकी बेटी कनाडा में है और सुसाइड करने लगी है। तब पता चला कि वहाँ पे उनको, जैसे आपने देखा है कि यहाँ से फैला फुसला के ले जाते हैं और फ़ॉरेन में शादियाँ कर देते हैं, और फिर पता चलता है कि उसकी पहले शादी हो रखी है, और यहाँ से ज़मीन जायदाद बेटी की वो ले लेते हैं। तो ऐसा मसला था। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों को पता चला। हमने यहाँ से कनाडा अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, आधे घंटे के अंदर उनके वहाँ पुलिस पहुँच गई और उनकी जान बच गई। तो इस तरीके से जो बेटियाँ यहाँ से बाहर गई हैं, या जो परिवार के लोग बर्बाद होती हैं, यहाँ जैसे हमने पहले देखा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े सारे सिख और पंजाबी परिवारों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का करनी पड़ती थी प्रॉब्लम। तो जो लोग हमारे साथ वहाँ जुड़े हैं, तो जो परिवार यहाँ से जाते हैं उनको गाइडेंस देने का और उनको संभालने का काम वहाँ पे करा जाता है, और जब वही परिवार यहाँ आते हैं तो उनको सहूलियत देने का काम होता है। तो इसी तरीके से ये ग्लोबल मिडास का NRI सेल पूरे देश भर के NRIयों को एक दूसरे के काम आने के लिए हेल्प करता है।
एक सवाल मेरा बड़ा गहरा है कि समाज में ज़्यादातर राजनीति में और समाज में वो लोग उतरते हैं जिनकी बैकग्राउंड में भी फैमिलीज़ वगैरह में दादा परदादा सामाजिक होते हैं। और आजकल तो खैर पॉपुलर के भी लोग कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने कब सोचा ये? देखिए, जब हम लोग ये सारी सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि हमारी सारी टीम में सारे लोग प्रोफेशनल हैं, किसका कोई समाज सेवा बैकग्राउंड से है नहीं, बट जो जो अपना काम करते हैं उसमें से अपनी सेवाएं देते थे। तो जब हम लोग ये करते रहे तो सेवाएं दी, तब जाके जो समाज को हमने संभाला, तो उसी के अंदर से बात आई कि जो चीज़ें आज पॉलिटिकली टेकअप नहीं होती या कोई विभाग हैं जो टेकअप नहीं करते, तो जो एनजीओ होता है या सिविल सोसाइटी होती है उसकी एक लिमिट होती है जिसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो उसको कैसे किया जाए, इसी को लेके जब समाज ने हमें बोला कि हम अपने एरिया से अच्छे बंदे देते हैं, आप प्लेटफॉर्म बनाओ, तो उनके कहने पे ये पॉलिटिकल आउटफिट की संगठन किया गया और इसका एक रचना रची गई। कितनी उम्र में आपने ये शुरुआत की होगी ग्लोबल मिडास की और सामाजिक तौर पर काम की? इस काम को तो संगठन बना के तो 5 साल हो रहे हैं, वैसे 10 साल से लगे। मतलब आपकी उम्र कितनी हुई होगी उस समय? मेरी उम्र उस टाइम पे मैं 30+ ही था। 30+ था तब आपने ये प्लान किया? हाँ जी। अच्छा, 1984 के जो दंगे हुए थे उसको लेकर एक आपने कानपुर फाइल्स के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि हम एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप की। तो वो अभी तक दिख नहीं रही है, तो वो बनी है किस तरीके से काम हुआ है और उसके बारे में आपने सोचा कैसे है, प्लान कैसे किया? देखिए, हम लोगों ने ना जब यहाँ पर आए तो क्योंकि जब 84 में हुआ तो देश के अलग अलग एरियाज़ में हुआ, तो जब दिल्ली में हुआ तो दिल्ली हाईलाइट हो गया क्योंकि ये तो कैपिटल है और यहाँ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी भी थी। बट जो बाकी थे जैसे बोकारो है, जबलपुर है, या पंजाब है, या झारखंड में, इसी तरीके से यहाँ पे जो कानपुर है, तो बड़ी सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है क्योंकि एक ज़्यादा सेंट्रलाइज डेटा नहीं है। तो दिल्ली वालों को कानपुर का नहीं पता, कानपुर वालों को जबलपुर का नहीं पता, जबलपुर वालों को बोकारो का नहीं पता, लेकिन दिल्ली का सबको पता है। दिल्ली का सबको पता है। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से शुरुआत करी कि पहले हम ये बनाए कि भाई दिल्ली में आज की डेट पे जो बोलते हैं कि 84 में हुआ, तो आप सारे लोग बस चुके हैं और उनके घरों में कोई परेशानी नहीं है। तो जब हमने उसके ऊपर पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई 2 साल लगा के, तब हमें पता चला कानपुर के बारे में। और फिर जब कानपुर की डॉक्यूमेंट्री बनाई 1 साल लगा के, तब शुरू में तो उस पर आइडिया था कि हम लोग कानपुर फाइल्स करके पिक्चर बनाएंगे जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी। बट उसके ऊपर इतना दबाव बना गया और इतने सारे उसके अंदर विकल्प निकल के आए और इतने सनसनीखेज खुलासे हुए कि किसी ने उसमें पिक्चर से आगे बढ़ने से रोक दिया। और दूसरा, जितने भी बड़े स्टूडियो हैं वो सारे वही चीज़ कर सकते हैं जिसमें रियलिटी ना हो, फिक्शन हो। तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन हाउसेस बाहर के हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर इसको मिर्च मसाला लगा के आप बना सकते हैं थिएटर के लिए तो बनाएं, बट अगर आप सच्चाई इतनी दिखाना चाहते हैं तो वो हम नहीं बनाएंगे। तो उसको, इस चीज़ को टेकअप करने के लिए हमने उसको फिर कन्वर्ट करा और कानपुर फाइल्स कह के डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हमारे चैनल्स ग्लोबल मिडास के ऊपर और साडा खिड़दा के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसकी देश और विदेश में बड़ी सराहना हुई, बट समाज से हुई। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिखों की, दीदी ऐसा क्या आप उसमें दर्शाना चाह रहे थे, ऐसा क्या दिखाना चाह रहे थे कि जो लोग पहले आपको सपोर्ट करते थे, जब आपके बाद आपने उनको बताई कि भाई इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री 1984 में जो घटनाएं घटी, खासकर कानपुर में जो सिख समुदाय के साथ हादसे हुए हैं, उसको लेकर आप अपडेट करने वाले थे, तो ऐसा क्या अचानक से मोड़ आया कि आपको फिल्म बनाने के लिए रोका गया? या आपको ये कहा गया कि उसमें मसाला डालिए, मिर्च डालिए, तब जाके उसको बनाया जाएगा? प्रॉपर्ली सच्चाई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज जैसे सबको पता है सज्जन कुमार का दिल्ली में क्या रोल है, बट आज अगर आप किसी से पूछे कि जबलपुर में या कानपुर में कौन मास्टरमाइंड था और कौन सज्जन कुमार का रोल अदा किया, किसको कुछ नहीं पता। तो जब हमने तफ्तीश करके कानपुर फाइल बनाई तो हमें पता चला कि वहाँ पे मास्टरमाइंड कौन है, और जो मास्टरमाइंड है वो उस टाइम पे वहाँ पे जो MLA थे उनका ही भतीजा था। उसको पूरी प्रोटेक्शन मिली इतने साल, और जो 127 सिखों का कत्लेआम किया गया था 1984 के बाद 2024 में आज हम बैठे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, चार्जशीट करना, ट्रायल करना, बार बार सारी सरकारों का फेलियर है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उन सब बचाता है। तो अगर ये सनसनीखेज खुलासा हो जाता तो वो चीज़ आज निकल के आती तो बड़े सारे लोगों के ऊपर बात उछल जाती। तो आप ये देखेंगे कि जैसे अभी बात चल रही है चंदना रनौत की इमरजेंसी के बारे में, और जिस तरीके से वो पहलू रखा गया है, अगर कोई सच्चे में सिखों को जानता है तो उसको कानपुर फाइल बनानी चाहिए
और चांदपुर फाइल बना के दुनिया में दिखाना चाहिए कि चांदपुर में सिखोदा क्या हुआ। तो अगर इमरजेंसी बनाने का किसी के पास इतना संसाधन है और सच्चाई दिखानी है तो वो सबसे पहले तो चांदपुर फाइल बनाए। अब कोई पावर में है इस वजह से वो चांदपुर फाइल नहीं बनाने देते, बट जो पावर में है वो इस तरीके से कश्मीर फाइल बना सकते हैं या इमरजेंसी बना सकते हैं। ये दुर्भाग्य है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, छोटी सी, आपने बताया कि छोटा सा मैंने बनाया है, डाला है वो अपने ग्लोबल मिडास में, उसमें किन किन तस्वीरों को दिखाया गया है? क्योंकि मैंने भी वो तस्वीर देखी थी, बड़ी दर्द भरी तस्वीरें हैं और मेरे को लग रहा है कि दिल्ली के जो प्रेस क्लब है वहाँ पर भी आप उन लोगों को लेके आए थे, उन सिख समुदाय को लेके आए थे जो बेचारे परेशान हैं आज भी, मतलब परिवार उजड़ने के बाद भी आज भी परेशान, उनके चाहे बच्चे हों चाहे दादा गुजर गए हों, तो उसमें किस तरीके का सेटअप आपने बनाया है? देखिए उसके अंदर ना सबसे पहले हमने जो समाज सेवी हैं जिन्होंने ये टेकअप करा उन लोगों को लिया। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्रीज हमने 84 से रिलेटेड बनाई हैं तो जो भी उसके अंदर वकील साहिबान थे, जैसे दिल्ली की बनाई तो HS फुल्का जी थे, तो उन लोगों की भी इंटरव्यूज़ ली। फिर इस तरीके से जो परिवार पीड़ित थे और उनके जो विक्टिम्स थे उनके लिए, फिर जो आज केस लड़ रहे हैं उनके लिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे हर पहलू जो 84 से जुड़ा है उन सब के लिए। बट उसके अंदर मेन दिक्कत जो हर बार आई कि बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी तौर पे अलग हैं और दुनियाई तौर पे अलग हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे लिए, जिस वजह से जब हमने ये डॉक्यूमेंट्रीज डाल के जितने भी सिखों की संस्थाएं हैं, जिसके अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आती है, उसके साथ में हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी आती है, साथ ही साथ में शिरोमणि अकाली दल बादल आता है और उसके साथ में हमारी सरमोर जत्थेबंदी SGPC आती है। तो लगातार उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट, प्रेस रिलीज के साथ में जब कॉपियां भी दी गई कि मानवता के लिए इन चीज़ों को समाज में लाना जरूरी है, ताकि आगे चल के अगर किसके साथ कभी भी हो तो वो इससे सीख ले सकता है। बट ना जाने उनके पास क्या रीज़न रहे होंगे जिस वजह से किसी ने भी इसको उठाया नहीं और एकदम से नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो सियासत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है, कौम पीछे रह रही है। अच्छा, सामाजिक तौर पर लगातार आप काम करते रहे हैं ग्लोबल मिडास के माध्यम से और आज मेरे को लग रहा है कि लाखों आदमी आपसे जुड़ा होगा, दिल्ली से लेके पंजाब से लेके हर राज्य में। आपने एक पार्टी का ऐलान किया है, तो पार्टी बनाने का मकसद क्या है आपका? देखिए पार्टी बनाने के पीछे यही मकसद है कि जैसे कोरोना के अंदर सिखों ने सेवाएं दी जी, अंतिम संस्कार तक सिखों ने किए, उन परिवार वालों के जिन्होंने अपने परिवार वालों को अपनाने से भी पीछे हट गए, तो उसी सेवा भाव के साथ आके देश भर में देशवासियों की सेवा हम लोग कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास सरबद्दा बला और चढ़ती चला है तो हम इस तरीके से चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसके साथ में कोई भी वर्ग हो, सबको साथ में लेते हुए चल सकते हैं। तो इसी की बदौलत हम लोगों ने पार्टी बनाई है। अच्छा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आपने ऐलान किया था, 70 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो चुनावी घमासान आप देख रहे हैं, सरगर्मी देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी है तो वो फ्री की सेवाएं दे रहे हैं, जनता उनको समर्थन कर रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं फ्री के सिस्टम में लगी रहती है, बीजेपी कहीं ना कहीं रोज़गार की बात करती है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आपकी पार्टी है वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को ब्रीफ करेगी, दिल्ली की जनता को अपनी तरफ खींचेगी, दिल्ली की जनता के किन किन कामों को करने का वादा करेगी? देखिए इतने साल हो चुके हैं, सब सारी पार्टियों को देख चुके हैं जी। जैसे आप देखेंगे अभी जो सारा मुद्दा चल रहा है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने रिज़ाइन किया है जी, और बोला है कि करप्शन और ईमानदारी की लड़ाई है, तो हमारा कहना है कि करप्शन और ईमानदारी की लड़ाई का बोलबाला तब तक करते रहेंगे। अभी राजेंद्र नगर में जो हुआ ये दिल्ली के किसी भी जगह पे किसी भी उम्र के बच्चों के साथ हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे बारिश होती है, इतनी वाटर लॉजिंग हो जाती है, ऐसा हाल हो जाता है कि अगर किसको इमरजेंसी में कहीं पहुंचना हो तो एम्बुलेंस में भी नहीं पहुंच सकता। तो सवाल ये है कि बुनियादी तौरों पे जो ये परेशानी है ये इम्पोर्टेंट है, यानी लोग इम्पोर्टेंट है, ना कि जो एजेंडे को सामने रख के जो दिल्ली के वासी हैं उनको गुमराह करा जा रहा है। तो ये मौका है, ये प्लेटफॉर्म है हमारी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ये कह रही है इंद्रप्रीत जी कि दिल्ली की सत्ता अपनाने के लिए विपक्षी पार्टियां, विपक्ष में तो आपको पता ही है केंद्र में कौन है, विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी बिठा रही है, CBI बिठा रही है और करप्शन का आरोप लगाकर जेल में डाल रही है, जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारे सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में गए, लेकिन अब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर रिहा है ना, भरी हुए हैं। उसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निकलते ही इस्तीफा दिया, महिला मुख्यमंत्री को वहाँ पर अपडेट किया। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन से मुद्दे आपको दिख रहे हैं
जिनकी वजह से राजनीतिक पार्टी का गठन आपको करना पड़ा? देखिए, राजनीतिक पार्टी के अंदर ना मेन ये है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं और पब्लिक प्रमुख है। अब जैसे इन्होंने अतीशी जी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर और रिजाइन किया गया, तो पहले बोलते थे कि कहीं पे भी रहेगा तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन रहेगी। तो पब्लिक से क्यों नहीं पूछा कि भाई आप बताएं कि अगर मैं सीएम से हटता हूँ तो किसको सीएम बनाया जाए? तो इसका मतलब है कि दोबारा वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे में ये फ़र्क है कि चाहे हमारा कैंडिडेट हो, चाहे हम वोटर हो, हर बंदा अपने आप को खुद ही चुन रहा है और इसी हिसाब से जो मैनिफेस्टो भी है वो भी जनता अपने आप ही चुन रही है। तो मुद्दा भी जनता खुद बताएगी, मुद्दे का सॉल्यूशन भी बंदा खुद बताएगी और उसके साथ में उम्मीदवार भी जनता खुद चुनेगी। तो ये जनता की पार्टी है, इस वजह से ये जो बाकी पार्टीज है उसकी सोच और इस सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जनता की पार्टी तो हो गई है, लेकिन जनता भी जानना चाहती है ना कि पार्टी का क्या एजेंडा है। पार्टी का एजेंडा जो जनता का एजेंडा है, तो उस वाले के अंदर हम लोगों ने जनता को बोला है कि आप बताएं आप अपने लिए क्या चाहते हैं। हम तो सिर्फ सेवादार हैं, तो जो जनता बोलेगी और अपने हिसाब से इनपुट देगी, तो अगर जनता बोलेगी कि हमें फ्री बस चाहिए, हमें फ्री बिजली चाहिए, हमें फ्री राशन चाहिए, तो अगर जनता चाहती है फ्री चाहिए तो फिर हम वो करेंगे। मतलब जनता ये कहेगी कि अगर आप भी केजरीवाल की तरह फ्री देंगे तो आपको वोट मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि है वो भी वही चुन के देंगे अपने में से। तो हमने जनता के बीच में से ही कैंडिडेट निकाल रहे हैं और जनता से ही हम एजेंडा निकाल रहे हैं। और अगर जनता कहती है कि नहीं, हमें जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, यहाँ हम पानी से परेशान नहीं होना चाहते, यहाँ भी सर्दियाँ आ रही है तो हमारे घर में जो बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं जो अस्थमा की वजह से परेशान रहते हैं, हमें इसका विकल्प चाहिए, तो उस तरीके से हम चलेंगे। तो हम लोगों ने इंटरनली जो इतने सालों में सीखा है उस तरीके से हम दोनों तरफ चल रहे हैं। जहाँ पे एक जो समाज की ज़रूरतें हैं उनको लेके चल रहे हैं बुनियादी तौर पे, और एक जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं चाहिए उसको भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन जनता की तरफ से जो आदेश होगा वैसे आगे लाएगा। इन तीनों पार्टियों से कैसे जीत पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, अगर हम सोचे पैसे से और कार्यकर्ताओं से और उनके आईटी सेलों से, तब तो हमारा खड़ा होना ही नामुमकिन है। बट आज जो इतने सालों की सेवाओं से और लोगों के प्यार से और उनके सपोर्ट से ये बोला कि आप प्लेटफॉर्म बनाओ, हम आपके लिए आगे आते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जनता का प्लेटफॉर्म है। तो जब इसके अंदर जनता जुड़ जाएगी तो लीडर नहीं, वो लीडर खुद ही बनाएंगे। तो इसी वजह से हर घर के पास आज अपॉर्चुनिटी है कि अपने घर में से एक बच्चे को आगे चल के लीडर बनाए और एमएलए से बनाए, आगे चल के एमपी बनेंगे, आगे चल के काउंसलर बनेंगे। तो जो ये पुरानी पार्टियों में नहीं हो सकता, ये हमारी पार्टी में हो सकता। मतलब ग्राउंड पे जिस तरीके से ग्लोबल मिठास काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे उसमें ग्लोबल मिठास को ऐसे मिल रहे हैं जो सत्ता में होने के बाद ही पूरे हो सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे। हमने ना इसके अंदर एक फ्लैगशिप कैंपेन चलाया है जो अब हमारी पार्टी का भी कैंपेन है, बोल दिल्ली बोल। तो जब बोल दिल्ली बोल चलाया, अब 4.5 साल से चल रहा है। गली गली कूचे कूचे के अंदर हमारी टीमें थी, वहाँ पे काउंसलर भी था, एमएलए भी था, एमपी भी था। जब हमने उनसे जाके पूछा कि आप बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। इधर पटेल नगर के अंदर है रॉक गार्डन, बड़ी फेमस जगह है। तो सारे वहाँ पे जो भी काउंसलर, एमएलए, एमपी है, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो रॉक गार्डन के अंदर सभा, वहाँ पे सभाएं लगती है। वो रॉक गार्डन के अंदर आज 4.5 साल के अंदर लोग अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि वहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन शाम के टाइम जाते हैं सैर करने, या दोपहर को सर्दियों में धूप सेकने जाते हैं, तो चेन स्नैचिंग होती है, तो कैमरे लगाए। तो 4.5 साल हो गया, आज तक ना कैमरा लगा, और जो कैमरा लगा वो चला नहीं। तो सवाल ये है कि जब वहाँ के काउंसलर भी है, एमएलए भी हैं, सब भी हैं, तो उनको ये बुनियादी चीज़ों पे चीज़ें क्यों नहीं दिखती? तो जो ये पब्लिक की सुनवाई है वो नहीं है। तो हम क्योंकि ये बोल दिल्ली बोल के अंदर हर एरिया की प्रॉब्लम निकाल के, आप समस्या को निकालने के बाद हमारी सारे पढ़े लोगों की टीम है, उसके बाद जिस जिस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम थी या काउंसलर एमएलए की थी, उनके पीछे पड़ के उन चीज़ों का निवारण करवा चुके हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि काम कैसे करवाने हैं। तो इस तरीके से हम लोग वही जो सिस्टम अपना 4.5 साल का बोल दिल्ली बोल से सीख लिए, उसी को ही लाते लोगों की सेवा और लोगों की परेशानियों को हल करवाएंगे। दिल्ली में कहा जाता है कि इतना संघर्ष करने के बाद, इतने प्रदर्शन करने के बाद, लोगों के मुद्दे उठाने के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि केंद्र की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, जो 70 सालों से राज कर रही है, आम आदमी पार्टी जो 2 बार जीत गई है, तीसरी बार की तैयारी कर रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन तीनों पार्टियों से जो ग्लोबल मिठास ने पार्टी बनाई है, वो पार्टी कैसे जीतेगी और
क्या लोगों का गठबंधन मांगेगी, गठबंधन करेगी लोगों से? इसके अंदर हम लोगों ने जो अपनी नेशनल लोक कल्याण पार्टी बनाई है, जो ये सारे दिल्ली के और आगे चल के पंजाब के इलेक्शन लड़ेगी, उसके अंदर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है दिल्ली अलायंस। तो दिल्ली अलायंस में डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन, लाइवलीहुड, हेल्थ केयर और इनोवेटिव गवर्नेंस। इसके अंदर हमने जो जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टी है काफ़ी, भीम सिंह जी की पैंथर पार्टी, उसके साथ भी टाई अप किया है। तो अब अलायंस हो चुका है। ठीक है। अब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन है जिसके अंदर अलग अलग पार्टियों की, एनजीओस की और जो भी ऐसे संगठन है जो दिल्ली की बेहतरी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आके हमसे जुड़े। तो बड़ी जल्द अगले हफ्ते हमारी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें अलायंस होगा, जिसके अंदर अलायंस की इन्विटेशन आ जाएगा और उसके साथ में जो नया विकल्प दिल्ली वालों को दे रहे हैं, जो आज तक उन्होंने इतने सालों में नहीं देखा होगा, वो पब्लिक के सामने पहली बार लेके आएंगे। पंजाब में जो गुरुद्वारे के चुनाव होते हैं जीपीसी के, उसको लेकर भी आपने एक नई पार्टी शायद बनाई है, शिरोमणि अकाली दल ग्लोबल। तो उसका क्या एजेंडा है? देखिए, गुरुद्वारों के अंदर भी ना, अगर देखें ज़मीनी तौर के ऊपर, तो जो गुरुद्वारों की नींव रखी गई थी, आज वो प्रबंध इस तरीके से हो गया है कि बेसिक ज़रूरतें लोगों की टेक केयर नहीं हो रही। तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक गुरुद्वारे के अंदर जुड़े हुए मसले और एक गुरुद्वारे के बाहर जुड़ी हुई संगत के मसले। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे समझ लीजिए, आज अगर कोई ड्राइवर है और वो किसी भी गुरुद्वारा कमेटी में काम कर रहा है और कहीं वो जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी फैमिली के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रोविज़न नहीं है। बिल्कुल। इसी तरीके से जितने भी प्रचारक हैं, जब वो प्रचारक है, आज आप किसी से उनसे पूछे कि भाई आगे चल के आप अपने बच्चों को भी प्रचारक बनाओगे, तो वो प्रचारक भी अपने बच्चों को प्रचारक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आज उनकी जिंदगियां जूझ रही है। तो आज अगर अपने धर्म प्रसार के लिए जो प्रचारक है वही अपने बच्चों को इसमें नहीं लाएंगे, तो कौन लाएगा? तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कि उनके पेरेंट्स के लिए मेडिकल की फैसिलिटी, बच्चों के लिए पढ़ाई की फैसिलिटी, एक सही तरीके की इनकम हो, वो सारी चीज़ें जो हैं इस वेलफेयर डेवलपमेंट के मॉडल के अंदर हम लेके आएंगे, जो आज तक लोगों ने निगलेक्ट करी है। और दूसरा, जहाँ पर काउंसलर होता है, एमएलए होता है या एमपी होता है, तो जो आपकी संगत है, यानी जो गुरुद्वारे से जुड़ी हुई संगत है, अगर आज उसके वहाँ पे नाली की प्रॉब्लम है, उसके वहाँ पे आज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसको पता चलता है कि इन इलाकों के अंदर आज नशे की तस्करी हो रही है, बिल्कुल, तो वो किसको बोलेगा? तो उसको अपने काउंसलर और एमएलए के लिए सीधा जाने की जरूरत नहीं है। जो गुरुद्वारे के अंदर चुने हुए मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स ही पैरवी करेंगे। तो आपका सिस्टम बन जाएगा गवर्नेंस का, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो गुरुद्वारा कमेटी है वो अपने लोगों की बात आगे रखेगी। आपको ये लगता है कि जो अभी मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, जो अभी प्रधान बैठे हुए हैं, जो मेंबर बैठे हुए हैं, क्या वो इस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं कि संगत के हित में काम हो? देखिए, हित में तो काम कर रहे होंगे, बट जो नीचे लोग हैं उनको वो हित के काम दिखते नहीं है। क्योंकि जो आज हमने ये विकल्प भी लिया है शिरोमणि अकाली दल ग्लोबल का, ये भी जो इतने सालों से संगत की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर के जो हमें इनपुट मिले हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप पार्टी बनाओ और कैंडिडेट भी हम देते हैं। तो आज आप समझ लो, अगर वो गुरुद्वारों के प्रबंधन से खुश होते और सब कर रहे होते, तो वही उनके खिलाफ अपने मेंबर देके अपने आप को मजबूत करने के लिए क्यों बात करते हैं? मतलब संगत का जो समर्थन है वो आपको पहले से ही मिला हुआ है। इतने सालों की सेवा संगत का समर्थन है, इसी वजह से ये पॉलिटिकल आउटफिट बने। अगर वो समर्थन संगत का नहीं होता तो कभी भी शिरोमणि अकाली दल की नींव नहीं रखी जाती ग्लोबल की, ना नेशनल लोक कल्याण पार्टी की। और जैसे बड़े सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, तो मैं उनको उल्टा बताता हूँ कि अभी तक जो हम कर चुके हैं, जो आज सत्ता में है, उनको बोलो कि आप अपने 4 साल की रिपोर्ट दो और हम अपने 4 साल की रिपोर्ट देते हैं। तो आज की डेट में पता चल जाए कि वो रिपोर्ट कार्ड में कौन जीतता और कौन हारता। जी जी। अच्छा, दिल्ली की हम बात करें तो सत्ता में अगर आप आ गए तो जो आपका सपना था कानपुर फाइल्स बनाने का, क्या लगता है कि आप उसकी तैयारी करेंगे? हम बिल्कुल उसकी तैयारी करेंगे और इसी तरीके से किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, पूरे देश भर में जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी रखेंगे। और जो आज की डेट पे माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से एक साथ नहीं लाया जाता, तो चाहे वहाँ कोई भी समाज हो, तो उस माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। और उसके साथ में दिल्ली में जैसे आप रहते हैं तो आपको भी पता है कि आज यहाँ पे पूर्वांचल के भी लोग काफ़ी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी भी स्टेटों से लोग आके रहते हैं। तो जो लोग वहाँ से आते हैं उनकी भी परेशानी होती है। तो इस तरीके के जो दिल्ली के बाहर से लोग आके एक कम्युनिटी के रह रहे हैं, उनकी दिक्कतों को भी लेना, दिल्ली वासी जो पुराने बसे हैं उनकी भी दिक्कतों को लेना, और जो माइनॉरिटीज़ हैं
उनकी दिक्कतों भी लेना, तो इन तीनों को लेके अच्छा गवर्नेंस का मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके ऊपर हमारी जो पार्टी हैं वो काम करेंगी। अच्छा, 33% आरक्षण की बात हो रही है महिलाओं को लेकर, तो पार्टियों में भी चल रहा है कि भाई जैसे महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण है, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो क्या लगता है कि जो आपकी लोक कल्याण पार्टी है, क्या महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी देगी? देखिए, हर घर को लेडी संभालती हैं, या वाइफ बन के, या बहन बन के, या मदर बन के। जी। तो जब वो लेडीज़ अपने परिवार को संभाल सकती हैं, तो वो लेडीज़ अपने समाज को क्यों नहीं संभाल सकती। इसी तरीके से हम लोग तो तैयार हैं इसमें कि अगर हमें 70 सीटों पे अच्छी लेडीज़ मिलती हैं जो अपने समाज को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरीके से संभाल सके, तो ये देश की और शायद दुनिया की पहली पार्टी बन सकती है जिसकी सारी सीटों पे लेडीज़ को ही सीट दी जाएगी। तो ये इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि सारी की सारी 70 सीटों पे अगर अच्छी लेडीज़ कैंडिडेट आती हैं, स्कूलों की, कॉलेजों की बड़ी बच्चियाँ आती हैं, तो हम उन लोगों को सीटें दे के पूरा सपोर्ट करेंगे। जीत हार बात की बात है। तो 70 सीटों पे 70 फीमेल कैंडिडेट के लिए हम लोग तैयार। अच्छा, एक और सवाल मेरा रहेगा कि इतना ग्राउंड पे आपने काम किया है और बड़ी सोच समझ के जनता की राय लेके, अपने साथियों की राय लेके, और जो लोग, लाखों लोग आपकी इस ग्लोबल मिडास से जुड़े हुए हैं, उनकी राय लेकर, आपने समर्थन लेकर आपने इस पार्टी का गठन किया है और तमाम पार्टियों को जोड़ने का, यानी कि अलायंस खड़ा करने का एक आप बात कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि दिल्ली में आप अपनी सत्ता को काबिज कर पाएंगे? कितनी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला है, चाहे वो जो लोग गुरुद्वारों के कामों से हमारे साथ जुड़े हैं, या जो लोग नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया, रॉक गार्डन का एग्जांपल दिया, राजेंद्र नगर का एग्जांपल दिया, तो इस तरीके के जो आम लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका समर्थन हमें बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमें अपने आप को टेस्ट नहीं करना। अगर दिल्ली की जनता अपने आप को खुद मौका देना चाहती है और अपना प्रतिनिधि खुद लाना चाहती है, तो ये इकलौता मौका उनके पास, शायद आगे कभी मिले ना मिले। आज अगर वो जुड़ जाते हैं और आज अगर वो अपने इलाकों से अपने कैंडिडेट खुद दे देते हैं, और जो हम एक और विकल्प लाए हैं कि जब वो आगे चल के अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं, इलेक्शन से पहले हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी टॉप के 5 कैंडिडेट होंगे, उनका एक संवाद होगा और एक डिबेट होगी। वो जो 5 कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन से पहले ही कन्विंस करेंगे अपने लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं क्यों डिजर्व करता हूँ आपकी वोट पाना। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आज अगर उस एरिया में इलेक्शन से पहले ही और नॉमिनेशन से पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने एक बंदे को चुन लिया, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो हार जाए। ऐसा आज तक दिल्ली के या किसी इतिहास में कभी हुआ नहीं है। तो ये हम पहली पार्टी होंगे जो लेके आएंगे। अभी दिल्ली में एक पार्टी आई है, तो उस पार्टी के अध्यक्ष का ये कहना है, पार्टी के अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में हम चुनाव लड़ेंगे 70 सीटों पर और दलित मुख्यमंत्री देंगे, यानी कि दलित मुख्यमंत्री देंगे। क्या आपने भी कोई मुख्यमंत्री का सेटअप बनाया है? नहीं, हम लोगों ने तो सारा जनता पे छोड़ा हुआ है। अगर जनता बोलेगी ब्राह्मण को बनाना है तो ब्राह्मण को बोल देंगे, अगर वो बोले सदारों को बनाना है सदारों को बोलेंगे। तो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी वर्ग को हम ले आएंगे, क्योंकि इस बारी के लिए हम लोग कम्युनिटी और कास्ट को साइड रख के जो हर दिल्ली निवासी की परेशानियां उसको आगे रख रहे हैं। क्योंकि ये कास्ट के अंदर और जातिवाद के अंदर तो वोट बैंक लोग पहले ही काफ़ी कुछ इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं। बट जब राजेंद्र नगर में हुआ तो उसने ये थोड़ी देखा कि वहाँ पे कौन था। ऐसे जो रॉक गार्डन के अंदर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, या हम लोग रोज़मर्रा में दिल्ली के हैं, कभी मेट्रो से जाते हैं, या कभी हम बसों से जाते हैं, या कभी हम गाड़ियों से जाते हैं, तो जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तब थोड़ी तो देखता है कि आप किस कास्ट से नहीं है। तो जो ये चीज़ है कि पहली बारी में ही ये बता देना कि हमारी इस जाति का कैंडिडेट जो है वो सीएम बनेगा, ये बनेगा, ये जातिवाद को बढ़ावा देना है। और इधर दिल्ली की बात करें, और दिल्ली में दिल्ली के बाहर के लोग भी रहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल सीएम बने, वो तो उनसे दिल्ली के हैं। तो फिर इसका मतलब तो है कि जो भी दिल्ली चाहेगी वो बन जाएगा। तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। वो दिल्ली का बेटा तो अब बन गया ना, बनने से, पीछे से तो है नहीं। तो ये दिल्ली है जो सबको अपना लेती है, यही बड़ा दिल है दिल्ली का। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी ऐसी पॉलिसी पे नहीं चल रहे। जो भी जनता मैंडेट देगी उस मैंडेट के हिसाब से जो भी सीएम होगा या जो भी टॉप की लीडरशिप आएगी वो सेलेक्ट करी जाएगी। अच्छा, एक सवाल और, आपने बीच में बोला मेरे को कि बस हम सबको फ्री देंगे,
तो बस का जो खर्चा है, क्योंकि अभी भी कई सवाल खड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टियां खड़ा कर देती हैं सवाल कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी फ्री में बसें दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री में पानी दे रहे हैं, स्वच्छ पानी नहीं आ पा रहा है, ऐसे पानी का क्या फ़ायदा, बस दे रहे हैं पर बस खड़ी नहीं होती है, रुकती नहीं है, बस लेके चले जाते हैं, महिलाएँ खड़ी है 3-3, 4-6 घंटे। फ्री जो बस की आप बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को नहीं सबको फ्री में बस देंगे, तो उस बस का खर्चा कैसे निकलेगा सर? हाँ, ये देखिए, यही ना दुनिया भर में ऐसे रहा है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट ही रास्ते खोलती है। तो अगर आपकी पॉलिसी सही है तो आप उसमें से उसके चलाने का खर्चा निकाल लोगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि समझ लीजिए जितने भी बस स्टेशन होते हैं, आज ये दिल्ली कैपिटल है, इसके आप बस अड्डे देख लें, और आज आप बेंगलोर चले जाए, हैदराबाद चले जाए और उनके बस अड्डे देख लें, तो ये तो वो कैपिटल है जिसको दुनिया भर के अंदर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। बट क्या वो मिसाल इतने सालों से आई है कि जो बाकी स्टेट से हम उनसे कंपेयर कर सकें? तो जब इस तरीके की ये जो फ्री की सेवाएं आएंगी, फ्री की सेवा के साथ में ऐसी कोई डेवलपमेंट भी आएगी जिस डेवलपमेंट से जो खर्चा फ्री में हो रहा है वो रिकवर किया जाएगा। तो उस रिकवरी से और अच्छी मैनेजमेंट से वो चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। एक सवाल और खड़ा होता है लास्ट में कि दिल्ली की जनता फ्री की लालच में वोट तो दे देती है, लेकिन जो कुछ जनता है वो ये आरोप लगाती है कि अगर फ्री की चीज़ें सरकारें देती रहें तो जनता का उद्धार कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये बताइए मुझे। इसके लिए हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, दो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बड़ी सारी जगहों पे फ्री की आदत डाली जा चुकी है, और उसी के साथ में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को कहीं पे भी कोई रियायत नहीं है। तो हम लोगों का जो मॉडल आया है वो मॉडल आया है, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और चाहे उसके साथ ऐसे लोग हो जिनको आज फ्री की चीज़ों की ज़रूरत है, इन तीनों पहलुओं को लेंगे। इसी का मैं आपको लास्ट पास एग्जांपल दूंगा। आज आप देखें कोई भी पार्टी बनती है तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आती है। बिल्कुल। फिर अगर आप मार्केटों में जाएँ, व्यापारी मंडलों में, तो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन आते हैं। फिर आप इंडस्ट्रीज के पास जाएँ तो उनकी बातों रखने के लिए इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन आती है। बट जब ये सारी एसोसिएशन आती है, इन सब में जो भी लोग हैं वो किसी ना किसी पार्टी के साथ ऑलरेडी जुड़े होते हैं। इन सब से सारी चीज़ें ली जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। बट जब इनसे ली जाती है और जब इलेक्शन का वोट का टाइम आता है तो सबसे वोट भी दबाया जाता है। जैसे ही वोट दब जाता है, ये वही लोग हैं जिनके पास आज अगर हम चले जाएँ या आप चले जाएँ और आप किसी भी RW और मार्केट वेलफेयर और इंडस्ट्रियल वेलफेयर वालों से पूछे कि आप खुश हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है आपको वही अपने घर की खुद बता देंगे, खुद ही बता देंगे। अब इससे पीछे ये है कि अगर उनकी दिक्कतें हैं तो उन्होंने वोट क्यों डाली। तो जो वादे थे उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाना है, उसके लिए हमारी पार्टी पूरे देश भर में एक मिसाल कायम करने जा रही है, जिसके अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के पहले एजेंडे में रखा है साथ में कि जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन है, और अगर पिंडों में गाँव में चले जाए तो ग्राम पंचायत है, इन लोगों को फंड बजट सपोर्ट दिया जाएगा, तो उनको पैसे दिए जाएंगे। आज तक पैसे नहीं मिले, तो जब वो कहते हैं कि हम काउंसलर के पास जाए, MLA के पास जाए, MP के पास जाए, तो हर MP को, हर MLA को और हर काउंसलर को अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है। तो जब वो जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा तो फंड खत्म हो गया। तो जब आपने पैसे इनको ही दे दिए और ये ज़मीनी तौर पे है, तो एक तो ये देखेंगे कि भाई काम हो जाए, और दूसरा कल को ऊपर वाले ये नहीं बोल सकते कि पैसे खत्म हो जाए। तो हर एक बंदा एक गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा। तो अगर आज इन लोगों के पास पैसे पहुंच जाएं और ये खुद ही काम करवा पाए तो 99% समस्या है तो वैसे ही खत्म। तो जो इतने सालों में यहाँ की सरकारें ना कर सकी, वो हम पहली बार करके पूरे देश भर में मिसाल कायम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय मुझे दिया। क्यों ना हम लगातार काम कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो सरकारें अभी तक नहीं कर पाई, और इसलिए पार्टी का गठन हुआ है। अब पार्टी ने 70 सीटों से विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और ये भी कहा है कि इन तीनों पार्टी से जीतने के लिए एक अलायंस खड़ा करेंगे, जिसमें से पैथर्स पार्टी को उन्होंने अटैचमेंट कर लिया है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और संस्थाएं हैं उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम पार्टी के लोग और तमाम संस्था के लोग आएंगे और एक अलायंस खड़ा होगा ताकि दिल्ली में 70 सीटों से चुनाव लड़ सके और एक सरकार ग्लोबल मिडास की जो पार्टी है वो जीत सके। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जहां आम आदमी पार्टी फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली की बात कर रही है,
प्रदूषण बचाने के लिए बात कर रही है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की बात कर रही है। वहीं ग्लोबल मिडास के डायरेक्टर जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि भाई महिलाओं को फ्री बस मिल रही है। अब दिल्ली में सबको फ्री बस मिलेगी अगर सत्ता में ये आते हैं तो। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, दिल्ली की जनता किस तरीके से करती है, क्योंकि जो गर्मा गर्मी पार्टी की चल रही है, सरकार की चल रही है, दिल्ली राजनीति की चल रही है, उसको लेकर दिल्ली की जनता की क्या राय है। क्योंकि जनवरी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के। तो ऑलरेडी 3 बड़ी पार्टियां जो मौजूदा सत्ता में काबिज है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जो केंद्र में शासित है, इन तीनों पार्टियों से बीच में अब सर की पार्टी आ गई है जिसकी अध्यक्ष हैं, और अब अलायंस हो रहा है, बड़ा ऐलान किया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सर का इंटरव्यू लेने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि समाज में इस तरीके के भी लोग हैं कि बिना पार्टी, बिना गद्दी के भी वो समाज में किस तरीके से काम कर रहे हैं, खासकर संगठन के माध्यम से, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के मतलब लोगों को भोजन दे रहे हैं, लोगों को कपड़ा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं इस धरती पर, और पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि सत्ता में बैठकर लोगों के वो काम कर सके जो सत्ता से होते हैं, सरकार से होते हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, कोई बात आप अपनी रखना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।